नमस्ते मेरे दोस्त, और फिर से स्वागत है नीट केमिस्ट्री में टिपिकल मंक के साथ। यह है क्लास 2 और आज हम वहां जाएंगे जहां कोई आंख नहीं पहुंच सकती, आटम के अंदर। एक पल इस बात पर रुकिए, किसी ने कभी आटम को देखा नहीं है। यह किसी भी माइक्रोस्कोप के लिए बहुत छोटा है, फिर भी हम आपको बता सकते हैं कि इसका केंद्र ठीक कहाँ है और हम इसकी रोशनी के रंगों को एक फिंगरप्रिंट की तरह पढ़ सकते हैं। जब डेविड ने पहली बार यह सुना तो उसने ईमानदार सवाल पूछा, अगर हम इसे देख ही नहीं सकते तो हमें यह सब पता कैसे है? यही आज की पूरी यात्रा है। हमने आटम के अंदर को पूरी तरह बाहर से समझा, उस पर पार्टिकल्स टकराकर और उसकी चमकती रोशनी को पढ़कर। तो एक धीमी सांस लीजिए, चलिए अंदर कदम रखते हैं, वन आइडिया एट अ टाइम। तो आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, एटम के 3 मॉडल्स, थॉमसन, फिर रदरफोर्ड, फिर बोर, और उतना ही जरूरी, हर एक को अगले से क्यों बदलना पड़ा। दूसरा, बोर के एनर्जी लेवल्स, वो सुंदर छोटा सा फॉर्मूला जो कहता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तीसरा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन, बाल्मर और पाशन सीरीज और राइटबर्ग फॉर्मूला जो इन्हें आपस में जोड़ता है। चौथा, आधुनिक तस्वीर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट और मैटर की डुअल नेचर, द ब्रोगली की वेव्स और हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी। और पांचवा, नीट की ड्रिल्स, असर्शन और रीजन, मैच द कॉलम और न्यूमेरिकल्स, ताकि आज जो सीखे उससे स्कोर भी कर सके। तैयार है? वन आइडिया एट अ टाइम। चलिए एटम की कहानी को मॉडल दर मॉडल चलते हैं। सबसे पहले आया थॉमसन का मॉडल, जिसे अक्सर प्लम पुडिंग कहते हैं। उसने एटम को पॉजिटिव चार्ज के एक नरम गोले की तरह सोचा, जिसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बिखरे हो जैसे पुडिंग में किशमिश। यह ठीक लगता था, लेकिन इसकी परीक्षा होने वाली थी। फिर रदरफोर्ड ने एक पतली गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार दागी। ज्यादातर सीधे पार निकल गए, लेकिन कुछ तेजी से वापस लौट आए, मानो किसी छोटी और सख्त चीज से टकराए हों। सारन ने कहा, यह तो ऐसे है जैसे टिश्यू पेपर पर गोली चलाओ और एक वापस तुम्हारी ओर लौट आए। इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि एटम के केंद्र में एक छोटा घना पॉजिटिव न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स उससे बहुत दूर बाहर हैं। फरिंग खत्म। लेकिन रदरफोर्ड के सामने एक समस्या थी। एक चलता हुआ इलेक्ट्रॉन तो घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और एटम टूट जाना चाहिए। तो बोर ने इसे ठीक किया। उसने कहा, इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ कुछ अलाउड ऑर्बिट्स में चलते हैं। हर एक की एक निश्चित एनर्जी होती है, और जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रहता है वो बिल्कुल रेडिएशन नहीं देता। तय ऑर्बिट्स, तय एनर्जीज। और फिर भी बोर की भी एक सीमा है। उसका मॉडल हाइड्रोजन और दूसरे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए बहुत सुंदर काम करता है, लेकिन कई इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स के लिए फेल हो जाता है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स के एक दूसरे पर धक्का देने को कभी गिना ही नहीं। हर मॉडल एक कदम था और हर कदम बाद में सुधारा गया। इस सीढ़ी को ध्यान से देखिए, क्योंकि यह इस चैप्टर के हर स्पेक्ट्रम सवाल का नक्शा है। हर पायदान एक अलाउड ऑर्बिट है, और पायदान जितना ऊपर एनर्जी उतनी ज्यादा। पहला, हर ऑर्बिट की एक तय एनर्जी होती है। हाइड्रोजन के लिए लेवल n की एनर्जी है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो पहला लेवल -13.6 पर बैठता है, दूसरा -3.4 पर, तीसरा -1.5 पर। दूसरा, यहीं से रोशनी आती है। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे पायदान से नीचे गिरता है तो वह एक फोटॉन देता है, रोशनी का एक पैकेट, जिसकी एनर्जी ठीक दोनों पायदानों के बीच का अंतर होती है। बड़ी गिरावट, ज्यादा एनर्जी वाली रोशनी। तीसरा, जिस पायदान पर उतरता है वही रोशनी का परिवार तय करता है। पहले लेवल पर गिरे तो लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में, दूसरे पर गिरे तो बाल्मा सीरीज विजिबल लाइट में, तीसरे पर गिरे तो पाशन सीरीज इंफ्रारेड में, और चौथा, ध्यान दीजिए, हर एनर्जी पर एक माइनस का चिन्ह है। वो माइनस कोई गलती नहीं है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन बाउंड है, न्यूक्लियस में फंसा हुआ। जीरो एनर्जी सीढ़ी का सबसे ऊपरी सिरा है, जहां इलेक्ट्रॉन आखिरकार मुक्त हो जाता है। लिसा इसे ऐसे याद रखती है, कुआं जितना गहरा,
एनर्जी उतनी ज्यादा नेगेटिव और बाहर निकलना उतना ही मुश्किल। अब उन एनर्जी के अंतरों को उन असली रंगों में बदलते हैं जो हम देखते हैं। पहला, दो दिशाएं। जब इलेक्ट्रॉन किसी नीचे लेवल पर गिरता है तो एटम रोशनी देता है, यह है एमिशन। जब वह किसी ऊंचे लेवल पर चढ़ता है तो एटम रोशनी लेता है, यह है अब्जॉर्प्शन। वही सीढ़ी, उल्टी दिशा और नीट को यह परखना बहुत पसंद है कि आप इन्हें अलग पहचान पाते हैं या नहीं। दूसरा, राइटबर्ग फॉर्मूला यह सब जोड़ देता है। 1/wavelength बराबर राइटबर्ग कांस्टेंट गुना 1/n1 स्क्वायर्ड माइनस 1/n2 स्क्वायर्ड। यहाँ n1 नीचे वाला लेवल है और n2 ऊपर वाला। संख्याएं रखिए और लाइन की एग्जैक्ट वेवलेंथ निकल आती है। तीसरा, और यही वह ट्रिक है जो हर बार आपको बचाती है, नीचे वाला लेवल n1 सीरीज का नाम तय करता है। अगर इलेक्ट्रॉन पहले लेवल पर उतरे तो लाइमन, दूसरे पर बाल्मर, तीसरे पर पाशन और चौथा, इन सब परिवारों में से सिर्फ बाल्मर सीरीज विजिबल रेंज में गिरती है, वह रोशनी जो आपकी आंख सच में देख सकती है। इसीलिए बाल्मर पूरे चैप्टर की सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली सीरीज है। आप एक पूरा नीट न्यूमेरिकल साथ में सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे मंग के तरीके से। एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन तीसरे लेवल से दूसरे लेवल पर गिरता है, वह कितनी एनर्जी छोड़ता है। स्टेप 1 जो दिया है उसे लिखिए। इलेक्ट्रॉन n=3 से n=2 पर गिरता है और किसी भी लेवल की एनर्जी है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। दिया हुआ लिखना कभी मत छोड़िए। स्टेप 2 फॉर्मूला, छोड़ी गई एनर्जी बराबर नीचे वाले लेवल की एनर्जी माइनस ऊपर वाले लेवल की एनर्जी। चिन्हों में डेल्टा E बराबर E2 माइनस E3। स्टेप 3 हर लेवल निकालिए। E2 है -13.6/4 यानी -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। E3 है -13.6/9 यानी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। स्टेप 4 चिन्हों का ध्यान रखते हुए घटाइए। डेल्टा E बराबर -3.40 -1.51 जो आता है -1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। स्टेप 5 जवाब पढ़िए। छोड़ी गई एनर्जी लगभग 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है और देखिए यह कहाँ उतरा। इलेक्ट्रॉन दूसरे लेवल पर गिरा तो यह एक बाल्मर लाइन है, विजिबल लाल रोशनी में। गिवन फॉर्मूला, लेवल्स, सब्ट्रैक्ट, आंसर, यही 5 स्टेप्स हर ट्रांजिशन एनर्जी सवाल को सॉल्व कर देते हैं जो नीट पूछ सकता है। अब वो विचार जिसने क्लासिकल फिजिक्स को खोलकर रख दिया। पहला, लाइट एक चिकनी धारा की तरह नहीं आती, यह पैकेट्स में आती है जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं और हर फोटॉन की एनर्जी बराबर होती है प्लैंक्स कांस्टेंट गुना उसकी फ्रीक्वेंसी। दूसरा, किसी मेटल पर लाइट डालिए और एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर एक फोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर मार सकता है और यही वो हैरानी है जिसने सबको फंसाया। लाइट को तेज यानी ब्राइटर करने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं पर तेज रफ्तार वाले नहीं। रफ्तार फ्रीक्वेंसी से आती है, ब्राइटनेस से कभी नहीं। जॉन को पहले ये उल्टा लगा था और एग्जाम में ज्यादातर देश को भी यही उल्टा लगता है। तीसरा, तो लाइट एक वेव की तरह भी बर्ताव करती है और पार्टिकल की तरह भी फैलती और इंटरफियर करती है। तब वेव टकराती और इलेक्ट्रॉन मारती है, तब पार्टिकल। यही है लाइट की ड्यूल नेचर। और चौथा, द ब्रोग्ली ने साहसी छलांग लगाई। अगर लाइट पार्टिकल हो सकती है तो मैटर वेव हो सकती है। हर चलते पार्टिकल की एक वेवलेंथ होती है बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय उसका मास गुना वेलोसिटी। भारी चीजों की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, इसीलिए आप कभी क्रिकेट बॉल को लहराते नहीं देखते। अब सीधे बैठिए। ये 5 लाइंस वही है जो नीट सच में पूछता है साल दर साल। एक, हाइड्रोजन लेवल की एनर्जी है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। पहले 3 रट लीजिए, -13.6, -3.4, -1.5। 2, किसी स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम उस लेवल से तय होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन उतरता है। लाइमन 1 पर खत्म, बाल्मर 2 पर, पाशन 3 पर। 3, बाल्मर सीरीज ही विजिबल है
यह चैप्टर की सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली लाइन है, तो इसे अपना स्वभाव बना लीजिए। 4. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी तय करती है कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या नहीं, और कितनी तेजी से। इंटेंसिटी सिर्फ यह तय करती है कि कितने। इन दोनों को मत उलटिए। 5. बोर मॉडल कई इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स के लिए फेल हो जाता है, और यह हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि यह पोजीशन और स्पीड दोनों एक साथ तय कर देता है। सिर्फ इसकी जीत नहीं, इसकी सीमाएं भी जानिए। आप नीट के तरीके से ड्रिल करते हैं। 4 ऑप्शंस याद रखिए। ऑप्शन ए दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन बी दोनों ट्रू लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन सी असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। ऑप्शन डी असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। पहला असर्शन, बोर मॉडल कई इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स के लिए फेल हो जाता है। रीजन, यह इलेक्ट्रॉन्स के बीच के रिपल्शन को अनदेखा करता है। सेरा की तरह सोचिए, पहले हर स्टेटमेंट अलग जांचिए, फिर कनेक्शन। असर्शन ट्रू है, हाँ एक इलेक्ट्रॉन से आगे बोर टूट जाता है। रीजन ट्रू है, हाँ इसने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कभी शामिल नहीं किया। और क्या रीजन इस फेल होने को एक्सप्लेन करता है? बिल्कुल वही छूटा हुआ रिपल्शन ही इसके फेल होने की वजह है। दोनों ट्रू, रीजन एक्सप्लेन्स। ऑप्शन ए। दूसरा असर्शन, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में है। रीजन बाल्मर लाइंस में है जो लेवल n=2 पर खत्म होती है। असर्शन ट्रू है, हाँ रीजन ट्रू है, हाँ। और क्या ये एक्सप्लेन करता है? करता है, क्योंकि दूसरे लेवल पर यही गिरना ठीक वैसे एनर्जी अंतर देता है जो विजिबल लाइट में उतरते हैं। दोनों ट्रू, रीजन एक्सप्लेन्स। फिर से ऑप्शन ए। तीसरा असर्शन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉजिटिव है। रीजन, एक बाउंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक फ्री इलेक्ट्रॉन से कम होती है। पहले रीजन जांचिए, हाँ बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्री से नीचे बैठता है, यह ट्रू है। अब असर्शन, ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी है -13.6, यानी यह नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी। अब एक क्विक मैच। रिवील से पहले हर जवाब खुद बोलिए। लाइमन सीरीज यह पहले लेवल पर खत्म होती है और इसकी रोशनी अल्ट्रावायलेट है। बाल्मर सीरीज यह दूसरे लेवल पर खत्म होती है और इसकी रोशनी विजिबल है। यही वो है जिसे कभी मत भूलिए। पाशन सीरीज यह तीसरे लेवल पर खत्म होती है और इसकी रोशनी इंफ्रारेड है। और हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, सीरी का बिल्कुल तल। अगर चारों जवाब रिवील से पहले आपके मन में आ गए तो एनर्जी लैडर अब आपकी होने लगी है। यह नीट का एक फेवरेट नया फॉर्मेट है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, आप चुपचाप गिनिए कि कितने सही है। स्टेटमेंट 1, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में है। अपना फैसला रोक कर रखिए। स्टेटमेंट 2, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ब्राइटर लाइट तेज रफ्तार वाले इलेक्ट्रॉन्स निकालती है। इसका जवाब देने से पहले ध्यान से सोचिए। स्टेटमेंट 3, बोर मॉडल हाइड्रोजन और दूसरे 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए काम करता है। तय करते हुए सीडी को मन में देखिए। तो कितने सही हैं 2 स्टेटमेंट्स, पहला और तीसरा? बाल्मर सच में विजिबल सीरीज है और बॉस सच में किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए काम करता है। लेकिन दूसरा गिर जाता है। ब्राइटर लाइट ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देती है, तेज रफ्तार वाले कभी नहीं। रफ्तार सिर्फ फ्रीक्वेंसी से आती है। यही उलटफेर चाप है और अब यह आपको नहीं फंसाएगा। अब मैं आपके कुछ मार्क्स बचा लेता हूं। 2 मिथ्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को फंसाती है। मिथ 1, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे लेवल पर छलांग लगाता है तो एटम रोशनी देता है। यह सक्रिय एनर्जेटिक लगता है तो जरूर चमकता होगा, है ना? डेविड महीनों तक यही मानता रहा। लेकिन सच ये है, ऊपर छलांग लगाना एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, एटम रोशनी लेता है। रोशनी तो नीचे गिरने पर निकलती है, ऊपर यानी अब्सॉर्प्शन, नीचे यानी इमिशन। इस तीर को सीधा रखिए और आधे स्पेक्ट्रम सवाल खुद ही हल हो जाते हैं। मिथ 2, ब्राइटर लाइट इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी से बाहर मारती है। ज्यादा रोशनी, ज्यादा जोर, ऐसा लगता है ना?
सच, ब्राइटनेस सिर्फ यह बदलती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। उनकी एनर्जी पूरी तरह लाइट की फ्रीक्वेंसी से तय होती है। एक धीमी नीली लैंप एक धधकती लाल लैंप से भी तेज इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकती है। रफ्तार के लिए फ्रीक्वेंसी, गिनती के लिए इंटेंसिटी, इस जोड़ी को अपना एक मार्क मत ले जाने दीजिए। अब खुद को परखने का समय, रैपिड फायर। नियम यह है, मैं पूछूंगा, आप रिवील से पहले मन में जवाब दीजिए। ना पेन ना पेपर, सिर्फ वो सीढ़ी जो आपने आज बनाई है। क्वेश्चन 1, हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या है? सीधे फॉर्मूला से n बराबर 1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्वेश्चन 2, दूसरे लेवल के एनर्जी क्या है? -13.6 over 4 यानी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्वेश्चन 3, बाल्मर सीरीज किस लेवल पर खत्म होती है? दूसरे पर। बाल्मर हमेशा लेवल 2 पर उतरती है। क्वेश्चन 4, हाइड्रोजन को उसकी ग्राउंड स्टेट से आयनाइज करने में कितनी एनर्जी लगती है? इलेक्ट्रॉन को -13.6 से ठीक 0 तक उठाना है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और क्वेश्चन 5, सोचने वाला, तीसरे लेवल से दूसरे लेवल पर गिरने पर कितनी एनर्जी निकलती है? हमारे वक्त एग्जाम्पल से लगभग 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, एक बाल्मर लाइन। अगर आपने रिवील से पहले 5 दाग दिए तो आपने आज की क्लास सच में समझ ली है। चलिए पूरी क्लास को एक धीमी सांस में समेटते हैं। 3 मॉडल्स, थॉमसन का पुडिंग, रदरफोर्ड का छोटा न्यूक्लियस और बोर की तय ऑर्बिट्स, हर एक पिछले की मरम्मत। हर हाइड्रोजन लेवल की एनर्जी है -13.6 ओवर n स्क्वायर्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, और वह माइनस का चिन्ह कहता है कि इलेक्ट्रॉन बाउंड है। गिरते इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स देते हैं, और रोशनी के परिवार हैं लाइमन, बाल्मर और पाशन, जिनमें बाल्मर विजिबल है। राइडबर्ग फॉर्मूला दोनों लेवल्स को वेवलेंथ से जोड़ता है, और नीचे वाला लेवल हमेशा सीरीज का नाम तय करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और द ब्रोगली लाइट और मैटर की डुअल नेचर दिखाते हैं, और बोर मॉडल चुपचाप कई इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स के लिए फेल हो जाता है। और अगली क्लास हम और गहरे जाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, क्वांटम नंबर्स और s, p तथा d ऑर्बिटल्स के आकार। इसे मिस मत कीजिएगा। तो मेरे दोस्त, हमने एटम के अंदर कदम रख दिया है। शायद यह नामों और मॉडल्स की भीड़ लगी हो, लेकिन उस धागे को पकड़े रहिए। हमने अंदर को बाहर से समझा, पार्टिकल्स बिखेर कर और रोशनी पड़कर। वह छोटा न्यूक्लियस, एनर्जीज की सीढ़ी, हाइड्रोजन के चमकते रंग, कुछ भी कभी देखा नहीं गया, सब कुछ तर्क से निकाला गया। सैरा, डेविड, लीसा और जॉन सब ठीक वही बैठे थे जहां आप अभी है, थोड़ा अनिश्चित, और उन्होंने यह तस्वीर एक एक पायदान बनाई। खुद के साथ धैर्य रखिए। आज रात एनर्जी लैडर को एक बार धीरे से रिवाइज कर लीजिए और तीनों सीरीज जोर से बोलिए। 1 आइडिया एट अ टाइम। आप नीट जरूर क्रैक करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर इस क्लास से आपको स्पष्टता मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली क्लास आप तक खुद पहुंच जाए। तब तक चलते रहिए, मिलते हैं ऑर्बिटल्स के बीच।